आज हम लोग करने वाले हैं समन्स ट्रायल। देखिए आप लोग निकालिए चैप्टर 20 समन्स ट्रायल, ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। ट्रायल ऑफ समन्स केसेस बाय मजिस्ट्रेट, चैप्टर 20, सेक्शन 251, 251 से लेकर 259, 259 तक है इसका जो प्रोविजन है। ये चैप्टर जो है 251 से लेकर 259 तक। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये बताइए जरा हमको, समन केस किसको बोलते हैं? समन केस हाँ, वेरी गुड। सेक्शन 2W में समन केसेस का डिफिनेशन दे रखा है। वह मामला जो कि वारंट मामला नहीं है, जो वारंट केस नहीं है, वह समन केस है। और वारंट केस क्या है, हम लोग पिछले क्लास में डील कर चुके हैं। समन केस क्या होता है? जो कि वारंट केस नहीं है। समन केस टू मीन ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस विच इज नॉट ए वारंट केस। यही आपका डिफिनेशन दे रखा है सेक्शन 2W में, ठीक है ना। यानी कि ऐसा कोई अपराध, वारंट केस देखे थे हम लोग, उसमें क्या देखे थे याद है आप लोगों को? तो ऐसा कोई अपराध जो कि डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या 2 साल से ज्यादा का जिसमें सजा का प्रावधान है, उसको हम लोग वारंट केस बोलते हैं। तो इस तरह के मामले को छोड़ के बाकी जो मामला होगा, बाकी जो केस होंगे, उसको हम लोग समन केस बोलेंगे। क्लियर? समझ गए समन केस? अब इसका ट्रायल कैसे होगा, किस तरीके से इसका ट्रायल होता है, वही प्रोविजन दे रखा है आपको सेक्शन 251 से लेकर 259 तक के। ओके, ये बहुत लेस एलोबरेट है। आपका वारंट मामला जो है या आपका सेशन ट्रायल जो था, बहुत लंबा चलने वाला ट्रायल होता है। इसकी जो इसमें जो है उतना लंबा इसका प्रोसीजर नहीं है। अब देखने से लग रहा है बहुत छोटा प्रोसीजर है, इसमें बहुत लंबा मामला ये नहीं चलता है। एकदम लेस फॉर्मेलिटीज इसमें किया जाता है, मतलब कि बनस्पत वारंट ट्रायल या फिर सेशन ट्रायल, उससे इसकी जो फॉर्मेलिटीज है बहुत कम है। इसमें प्रोसीजर बहुत कम तरीके से इसमें मेंटेन होता है। इसमें सबसे पहले आइए सेक्शन 251, देखिए क्या कह रहा है सेक्शन 251, सब्सटेंस टू बी एक्यूज टू बी स्टेटेड। यहां लिख दिए हैं स्टेटिंग सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन, सेक्शन 251। बहुत सिंपल चीज है, 4-5 इसका जो है वो तरीका है, 4-5 इसमें जो है क्या कहते हैं उसको स्टेप है, वो फुलफिल मतलब वो करना होता है। क्या सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक्यूजिशन का जो है आप बताएंगे क्या एक्यूजिशन है, उसके ऊपर एक्यूज को बताएंगे। When is summon case the accused appear or is brought before the magistrate। अगर किसी समन मामले में किसी एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, the particulars of the offense of which he is accused shall be stated to him। तो उसको यह बताया जाता है कि तुम पर यह जो है आरोप है, तुम पर यह इस तरह का मामला है। क्लियर? And he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make, but it shall not be necessary to frame a formal charge। देखिए कितना सिंपल है, एकदम कोई फॉर्मेलिटीज नहीं इसमें। जैसे ही एक्यूज को पकड़ कर लाया गया मजिस्ट्रेट के सामने, समन मामला है, एक्यूज को बताया जाता है कि तुम पर यह आरोप है, तुमको इसलिए पकड़ कर लाया गया है यहां पे, क्या तुम अपने आप को दोषी मानते हो या तुम इसका अपना बचाव करना चाहते हो। कोई इसमें चार्ज फ्रेम नहीं करना होता है, इसमें चार्ज फ्रेम करने की कोई जो है जरूरत नहीं होती है। बस उसको बता दिया जाता है कि तुम पर यह आरोप है, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो, अपना डिफेंस लोगे कि तुम अपना दोष स्वीकार करोगे। क्लियर? 251। नेक्स्ट 252, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, सेक्शन 252, 252, सेक्शन 252।
इफ द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, अगर वह कहता है कि हाँ हम दोषी हैं, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली, इस बात को नोट कर लेगा, उसकी प्ली को राइट डाउन कर लेगा, नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड्स यूज्ड बाय एक्यूज, एक्यूज जैसा बताएगा उस तरीके से वो राइट डाउन कर लेगा, एंड मे इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयर ऑन, और उसके बाद उसको जो लॉ के हिसाब से उसका जो सजा मतलब कि अपराध जो है उसके हिसाब से क्या करेगा, उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, सजा दे दिया जाएगा। सेक्शन 252 ये कह रहा है। नेक्स्ट सेक्शन 253, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज इन पीटी केसेस। अब आइए सेक्शन 253 देखिएगा, बहुत अच्छा सेक्शन है, ध्यान सुनिएगा। सेक्शन 253, वेयर ए समन हैज बीन इशू अंडर सेक्शन 206, 206 में उसको समन हुआ होगा, क्योंकि समन मामला है, समन मामले में उसको समन हुआ होगा। And the accused described to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate, he shall transmit to the magistrate by post or by messenger a letter containing his plea and also the amount of fine specified in the summon। अब इस बात को समझिएगा, बहुत अच्छा चीज है ये। क्या हुआ होगा, हम सेक्शन 253 पढ़ रहे हैं, इसमें है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन अब्सेंस ऑफ एक्यूज इन पीटी केसेस, यानी कि अगर जो एक्यूज्ड है वह अपियर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ या क्यों नहीं होना है उसको, अगर बहुत पीटी ऑफेंसेस है, बहुत छोटा मोटा मामला है जिसमें कि केवल फाइन से काम चल जाना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो समन किया जाता है, जो सेक्शन 206 में उसको समन भेजा गया होगा कि आप पर यह मामला है, आप पर यह फाइन है, समन के साथ फाइन जो है कितने रुपए का फाइन लगा है उसको यह भेज दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा कि वेयर समन हैज बीन इशू अंडर सेक्शन 206 and the accused desires to plead guilty without appearing before the magistrate, और वो अपना दोष मानने के लिए तैयार है, वो अपना दोष मान रहा है, समन के साथ आया है कि आपको 500 रुपए का फाइन किया गया है। चालान वगैरह के मामले में देखे हैं, जब चालान सब होता है, यहां तो उतना अच्छा प्रोसीजर नहीं है, बाहर देखिएगा कि चालान की कॉपी घर पे आ जाती है, सुने हैं कि नहीं? ये जब कोई आप ट्रैफिक ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, आप तो हाँ, हमारे यहाँ पूर्णिया अभी छोटे टाउन में नहीं हो रहा है अभी, लेकिन बड़े बड़े टाउन में तो चालान घर पे चला जाता है। हाँ बिल्कुल, दिल्ली में इस समय होता है ये चीजें। तो अब क्या है, अब वहां पे अपियर होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको डिफेंस लेना है, अगर आप कह रहे हैं कि हम दोषी नहीं हैं, हम चालान नहीं देंगे, तब तो आपको कोर्ट में अपियर होना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपको ये चला गया, आपके घर पे चला गया, पीटी ऑफेंसेस है, फाइन किया गया है केवल आपको, बिफोर अपियरिंग द मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट के सामने आप प्रेजेंट नहीं होना चाहते हैं और अपना आप जो है गलती मान रहे हैं, आप अपने आप को दोषी मान रहे हैं, ही शैल ट्रांसमिट द मजिस्ट्रेट बाय पोस्ट और बाय मैसेंजर, जो समन लेकर आया है, या बाय पोस्ट क्या करना है आपको, ए लेटर कंटेनिंग हिज प्ली, अपना दोष मानते हुए क्या करना है, एंड द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द समन, अमाउंट जो फाइन है वो आप भेज दीजिए कोर्ट को, बस हो गया। थ्रू मैसेंजर जो आया है लेके, या मैसेंजर के थ्रू, या फिर बाय पोस्ट क्या करना है, अपने प्ली को मानते हुए, दोस्त को मानते हुए, आप जो फाइन का अमाउंट है वो आप पे कर दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, और इसमें अब क्या है नेक्स्ट, इसमें और एक सब सेक्शन 2 भी है। द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द एक्यूज इन हिज अब्सेंस and his plea of guilty and sentence him to pay the fine specified in the summon, and the amount transmitted by the accused shall be adjusted towards that fine, or where a pleader authorized by the accused in his behalf pleads guilty on behalf of the accused, the magistrate shall record the plea, procedure लिखा हुआ है, as nearly as possible in the words used by the pleader, and may in his discretion convict the accused on such plea and sentence him his aforesaid। अगर आप बिना प्रेजेंट नहीं भी हुआ है, दोनों कंडीशन में, अगर पीटी ऑफेंसेस है तो कम दिन की सजा होगी, और वो प्रेजेंट होना नहीं चाहता है तो उसका जो है वो क्या हुआ, अपना दोस्त मान लिया है और वो भेज दिया है बाय पोस्ट, उसका एडवोकेट अपियर हो गया है, वह लगा दिया है कि हाँ ठीक है अपना दोस्त मान रहा है, ये रहा उसका लेटर, तो उसके हिसाब से मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उस चीज को रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके दोस्त को प्लीड को जो गिल्ट माना है अपने आप को,
उसी के शब्दों में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उसको सेंटेंस जो है, सजा जो है उसको दे दिया जाएगा। हो गया। अगर फाइन है तो फाइन ले लिया जाएगा, और अगर उसको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जेल है तो वो अपना चला जाएगा। बहुत पिटी ऑफेंस में जनरली फाइन में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं जनरली, ये बहुत बड़ी बात नहीं है सब। नहीं वो तो मान लिया इसको जेल चला जाना तो जेल चला जाएगा, प्रोसीजर जेल वाला प्रोसीजर होगा, ऐसा कोई बहुत मतलब ये नहीं है। समन केस है, बहुत पिटी ऑफेंस है। हाँ यहाँ पिटी ऑफेंसेस लिखा है, पिटी केसेस में लिखा हुआ है। नहीं हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय पोस्ट प्लीड कर दिया जनरली, क्या बोले जनरली ये फाइन वगैरह सब में ये मामला होता है, ठीक है ना। इसलिए एग्जाम्पल हम फाइन का एग्जाम्पल दिए, चालान सब का एग्जाम्पल दिए वहाँ पे, ठीक है। जनरली हम चालान सब मामले में बहुत सारा ऐसा होता है जिसमें केवल फाइन है, बहुत सारा ऐसा ऑफेंस है जिसमें केवल फाइन है, तो उस कंडीशन में हम लोग इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, हियरिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन, नेक्स्ट 254, सेक्शन 254 254 हियरिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन 254 सुनिएगा। इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 252 और सेक्शन 253, 252 में क्या था, 252 में क्या था कि अपना दोष मान रहा था, कोर्ट में आया, अपना दोष मान लिया और उसको कोर्ट सजा दे दिया। 253 में क्या था कि वह बाय पोस्ट अपना सजा मान लिया, उसको सजा हो गई। लेकिन अगर 252 और 253 के हिसाब से अगर वह सजा नहीं पाता है, वो 252 में लाई नहीं किया, 253 में लाई नहीं, अपना दोष नहीं माना, तब फिर आगे बढ़ेगा बात। तो क्या बढ़ेगा, द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंस as may be produced in support of the prosecution and also to hear the accused and take all such evidence as he produced in his defense। दोनों तरफ से जो है क्या हो जाएगा, बोले ना इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, वह कह रहा है कि हम दोषी नहीं हैं, तो मजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे प्रोसिक्यूशन को कि आप जो है बताइए कैसे यह दोषी है, आपके पास क्या क्या एविडेंस है इसके खिलाफ, वो आप बताइए हमको। तो जो प्रोसिक्यूशन लॉयर है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो खड़ा होगा और विटनेस लाएगा या फिर डॉक्यूमेंट लगाएगा, जिस भी तरीके से उसको साबित करना है कि इसने ये अपराध किया है वह करेगा, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज को। उसी तरीके से फिर डिफेंस भी जो है अपने बचाव में विटनेसेस लाएगा और वह अपना विटनेसेस करवाएगा। ओके, द मजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज्ड इशू ए समन टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। अगर प्रोसिक्यूशन को किसी विटनेस को लाना है या एक्यूज्ड को किसी विटनेस को लाना है तो ये प्रक्रिया तो आप लोग जानते ही हैं, समन होगा, कोर्ट से समन जाएगा, एज ए विटनेस आपको बुलाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया पहले भी मतलब आप लोग पढ़े हैं, वही प्रक्रिया यहाँ भी लिखा हुआ है। 3 में है द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन रिक्वायर द रीजनेबल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वाला भी बता दिए हैं, ऑफ द विटनेसेस इनकर्ड इन अटेंडिंग फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रायल बाय डिपोजिटेड इन कोर्ट। उसको जो आने जाने का खर्चा वो दिया जाता है, जिसके तरफ से आता है उसको खर्च लगता है, डिफरेंट अलग चीजें हैं वो हो गया खत्म कहानी। इसके बाद क्या होगा, एक्यूज का एग्जामिनेशन होगा। 254 में है कि प्रोसिक्यूशन को सुना जाएगा, ठीक है ना, और विटनेस, सारे विटनेस की जो है गवाही हो जाएगी। ओके, उसके बाद एक्यूज का एग्जामिनेशन होगा। आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है वह क्या हो जाता है, रिकॉर्डेड हो जाता है। द एक्यूज्ड विल बी पर्सनली एग्जामिन अंडर सेक्शन 313, 313 का स्टेटमेंट बता दिए हैं आप लोगों को। 313 का स्टेटमेंट, 313 का स्टेटमेंट जानते हैं ना आप लोग, सब बताए हुए हैं। हाँ, 313 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, उससे क्रॉस एग्जामिन होता है उससे। तो 313 का रिकॉर्ड हो जाएगा टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांसेस अपीयरिंग इन एविडेंस अगेंस्ट हिम, ठीक है ना। इसके बाद जब एग्जामिनेशन हो जाएगा एक्यूज का, इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए 254, सेक्शन 254 पढ़ ही दिए हैं, साथ ही पढ़ना है सब तीनों को, तीनों प्रोसीजर एक ही साथ है। 4, 5, 6 यहां जो लिखे हुए हैं, हियरिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, यह भी 254 है। इसी में एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड भी है 254 में, और हियरिंग ऑफ डिफेंस है 254 में। यानी कि प्रोसिक्यूशन के तरफ से भी विटनेस आएगा
और डिफेंस के तरफ से भी विटनेस आएगा। 254 में यह बात लिखा हुआ है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या होगा, जजमेंट आ जाएगा। जजमेंट में ये क्या होगा, या तो एक्विटल होगा या कन्विक्टेड हो जाएगा। सेक्शन 255 255 सेक्शन 255, दोनों पक्षों को सुनने के बाद इफ द मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर्ड इन सेक्शन 254 एंड सच फर्दर एविडेंस इफ एनी एज ही मे और हिज ऑन मोशन कॉज टू बी प्रोड्यूस फाइंड्स द एक्यूज नॉट गिल्टी ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू एक्विटल। और अगर वह दोषी पाया जाएगा तो कन्विक्टेड होगा, नहीं तो वह एक्विटल हो जाएगा। यही आपका समन्स ट्रायल है, कुछ नहीं इसमें है, एकदम सिंपल प्रोसीजर है। क्या हुआ, समन किया गया, समन जब किया गया तो एक्यूज आ गया कोर्ट में, उसको बताया गया कि आपने क्या किया है, कौन सा अपराध किया है। इसके बाद उससे पूछा गया कि क्या आप दोषी हैं। अगर वह कह दिया हाँ दोषी हैं तो उसको सजा हो गया। अगर कहा दोषी नहीं है तो प्रोसीजर में आया जाएगा। प्रोसीजर में क्या होगा कि प्रोसिक्यूशन का एविडेंस हो जाएगा और उसके बाद जो है डिफेंस यानी एक्यूज का, उसका भी क्या हो जाएगा, विटनेस हो जाएगा, एग्जामिनेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा कि इसको छोड़ दिया जाए कि फिर कन्विक्ट किया जाए। बस यही प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज इसमें नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं इसमें। क्लियर, प्रोसीजर क्लियर। 255 तक कोई दिक्कत, एकदम आसान आसान चीज है। 255 क्लियर। हाँ, अब ये जब पूछेगा समन ट्रायल तो आपको यहां तक लिखकर खत्म कर देना, समाप्त कर देना है समन ट्रायल को, आगे कुछ नहीं लिखना है आपको। लेकिन आगे इसका 259 तक लिखे हैं, एक दो सेक्शन है वो अभी पढ़ के हम सुना देते हैं आप लोगों को, समझने के लिए याद रखिएगा। लेकिन जब अगर मेंस में समन ट्रायल पूछा जाएगा तो बस इतनी सी बात लिखनी है, यहां से शुरू करना है। 2W में डिफिनेशन है, यहां से शुरू करना है, एक एक प्रोसीजर एक एक सेक्शन को लिखते चले जाना है और यहां पे आपको समन खत्म कर देना है इसको, आगे कुछ अपने मन से नहीं जोड़ना है अगर नहीं पूछा गया है तो। लेकिन इसका 2-3 सेक्शन और है जो हम पढ़ देते हैं ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए, सुन लीजिए। 256, आइए 256 का था नन अफियरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। समन केस है, ठीक है ना, बहुत बड़ा मामला नहीं है। अगर कहता है कि जो कंप्लेन किया, अब ध्यान समझिएगा, कोई शिकायत किया हो गया होगा, शिकायत करता होगा, अगर कंप्लेनेंट की मृत्यु हो जाती है या वो नन अपीयर हो जाता, नहीं आता है कोर्ट में, शिकायत करने वाला ही नहीं आया कोर्ट में, जो आपके खिलाफ शिकायत किया वही नहीं आया कोर्ट में, अब क्या होगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ द समन हैज बीन इशू ऑन कंप्लेनेंट एंड ऑन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड और एनी डे सब्सिक्वेंट देयर टू विच द हियरिंग मे बी एडजर्न। अब ध्यान समझिएगा, सबसे पहला तरीका क्या है कि कंप्लेनेंट को भी चला गया कि भाई ये डेट लगा है, आप आइए कोर्ट में, एक्यूज्ड को भी समन चला गया कि आपके खिलाफ ये शिकायत आया था, आप कोर्ट में आइए। अब कंप्लेनेंट क्या हुआ, वो नहीं आया कोर्ट में, जिस जो डेट हियरिंग का डेट रखा था, मजिस्ट्रेट साहब जो हियरिंग का डेट रखे थे उस डेट में नहीं आया, तो क्या होगा, लिखा है विच द हियरिंग में बी एडजर्न, तो हियरिंग हो सकता है उस डेट में एडजर्न हो जाए। ठीक, आगे सुनिएगा। द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर, द मजिस्ट्रेट shall notwithstanding anything herein before contained acquit the accused unless for some reason he thinks it proper to adjourn the hearing of the case to some other day। अब बता देते हैं, ये कोर्ट मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, क्या बोले कि हो सकता है कि उस दिन मामला एडजर्न हो जाए, यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है कि एक्यूज जिसके खिलाफ कंप्लेन किया गया है उसको छोड़ दिया जाए, एक्विटल कर दिया जाए। अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि कंप्लेनेंट के पास जो है कोई ऐसा रीजनेबल कारण है जिस वजह से वह नहीं आया, तो हो सकता है कि वह एडजर्न कर दे। लेकिन अगर लगेगा कि बेवजह जो है वो नहीं आया, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मामले में, तो क्या करेगा, एक्यूज को क्या करेगा, वह एक्विटल कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, ठीक है,
क्लियर। हाँ, तो एक शॉर्ट नोट्स में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, एक बार कोई अच्छा क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट इन द ट्रायल ऑफ समन केसेस? ये क्वेश्चन एक बार आया था एग्जाम में कि अगर कंप्लेनेंट जो है समन केस के ट्रायल में, समन केस का मामला हो और वो जो है कंप्लेनेंट है वो नॉन अपीयर हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो आप जो सेक्शन मेंशन करेंगे इसके लिए 256 में इसका जवाब दे रखा है। क्या उसका क्या इफेक्ट होगा? तो कहता है कि कंप्लेनेंट अगर अब्सेंट रह जाता है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, ओके, इफ समन इज इशूड ऑन कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट को भी समन हो गया, एंड ऑन द डेट अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को भी आने का डेट दे दिया गया है, और एनी डे सब्सिक्वेंट देयर टू द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर, अगर वह नहीं आता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सेल एक्विट द एक्यूज्ड, सेल लिखा हुआ है यानी उसको छोड़ देगा, अनलेस, जब तक कि नहीं, ही थिंक्स इट प्रॉपर टू एडजर्न द हियरिंग ऑफ द केस फॉर सम रीजन, जब तक कि कोई विशेष बात ना हो तब तक वह एडजर्न नहीं करेगा, बल्कि वह क्या करेगा? उसको छोड़ देगा। ओके, हाँ, डेट सीन में तो बातें खत्म हो गया। एडजर्न मतलब डेट एक्सटेंड कर देना है, आज नहीं बाद में सुनेंगे, आगे डेट एडजर्न का मतलब होता है। हाँ, ये तो वही तरीके है, बरी कर देगा जब कंप्लेनेंट ही नहीं आया, ठीक है ना, तो वह मामला क्या होगा? एक्विटल हो जाएगा, वो छूट जाएगा एक्यूज, ठीक है। कंप्लेनेंट के तरफ से कंप्लेनेंट आना चाहिए, नहीं तो फिर प्लीडर उसकी तरफ से प्लीडर कोई प्लीड करे, ये तो होना चाहिए ना। कैसे हम लोग सिविल मामले में एक्स पार्टी करते थे, एकदम पीटी ऑफेंसेस के लिए ही सब। बहुत बड़े मामले में तो पार्टी एक स्टेट रहता है, तो ऑलरेडी कोई जरूरी नहीं है किसी को आना। यहाँ तो कंप्लेनेंट मामला है, पीटी ऑफेंसेस है, समन केस है, इसमें तो बहुत सारा मामला आ जाता है। ये हो गया आपको सेक्शन 256। अब आइए सेक्शन 257, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट को विड्रॉ करना। इफ ए कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर ए फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, यानी कि फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले कभी भी अगर कंप्लेनेंट, ठीक है ना, इन एनी कॉज अंडर दिस चैप्टर satisfy the magistrate that there is sufficient ground for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. अगर कंप्लेनेंट चाहे तो फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले कभी भी विड्रॉ कर सकता है, और मजिस्ट्रेट को अगर लगे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है विड्रॉ करने में, तो वह क्या कर सकता है? अलाउ कर सकता है, ठीक आप विड्रॉ कर लीजिए। हो गया, एकदम सिंपल चीज है। नेक्स्ट आ जाइए 258, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेस इन एनी समन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट, a magistrate of the first class or with the previous sanction of the chief judicial magistrate, any other judicial magistrate may, for reason to be recorded by him, stop the proceedings at any stage without pronounce any judgment, and where such stoppage of proceedings is made after the evidence of the principal witness has been recorded, pronounce a judgment of acquittal, and in any other case release the accused, and such release shall have the effect of discharge. अब देखिए 258, देखिए ये बहुत अच्छा सेक्शन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सुनिएगा कि ध्यान समझिएगा। अदर एक दो तीन लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा। कह रहा है क्या कि समन मामले में, इन ए समन केस इंस्टीट्यूटेड अदर देन अपॉन कंप्लेंट, कंप्लेंट वाले मामले को छोड़ के किसी और तरीके से अगर केस इंस्टीट्यूट हुआ है, ठीक, ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम के पूर्वानुमति से, क्या हो, कोई भी मजिस्ट्रेट, एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट में,
क्या हो सकता है? फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम, इस बात को रिकॉर्ड करेगा, कारण को रिकॉर्ड करेगा, और स्टॉप द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स को रोक सकता है। ठीक। एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर, विदाउट प्रोनाउंस एनी जजमेंट, किसी जजमेंट को प्रोनाउंस होने से पहले किसी भी स्टेज पर क्या कर सकता है? वह प्रोसीडिंग्स को रोक सकता है। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? हां, अब इसका क्या इफेक्ट है बताते हैं कि अगर प्रोसीडिंग्स को स्टॉपेज कर दिया गया है, रोक दिया गया है, और जो प्रिंसिपल विटनेस है, जो मुख्य गवाह है, अगर उसका एविडेंस हो गया है, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा क्या इसका होता है। तो अब सुनिएगा, एंड वेयर सच स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग्स इज मेड आफ्टर द एविडेंस ऑफ प्रिंसिपल विटनेस हैज बीन रिकॉर्डेड, और प्रिंसिपल विटनेस हो चुका है। प्रिंसिपल विटनेस समझते हैं ना? हाँ हाँ, ठीक है, जो जिसको जो उसके लिए बहुत लीड गवाह है, अगर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है, उसकी एविडेंस हो गया है, तो प्रोनाउंस ए जजमेंट ऑफ एक्विटल एंड इन एनी अदर केस रिलीज द एक्यूज्ड। ठीक है, क्या होगा? हो गया है और क्या लग रहा है कि कोई कुछ मामला नहीं है, तो एक्यूज्ड को क्या कर, जजमेंट क्या होगा? एक्विटल का जजमेंट होगा, यानी जजमेंट को, मतलब जजमेंट उसको क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा, प्रोसीडिंग्स रोक दिया जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा, एक्विटल कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरे किसी और तरह के मामले में प्रिंसिपल विटनेस नहीं हुआ, मान लीजिए प्रिंसिपल विटनेस का हो गया और कुछ नहीं मिला, मान लीजिए एक्विटल हो गया, और अगर प्रिंसिपल विटनेस नहीं हुआ है तो क्या किया जाएगा? एक्यूज्ड को रिलीज कर दिया जाएगा, और ऐसा माना जाएगा कि उसको डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज और एक्विटल में अंतर समझा दिए हैं आपको, डिस्चार्ज और एक्विटल में अंतर समझा दिए हैं, तो यही इसका इफेक्ट है। इन अदर केसेस रिलीज द एक्यूज्ड एंड सच रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज। तो वहां कुछ बात बना ही नहीं, तो वहां जैसे कि हम लोग कैसे चार्ज फ्रेम करने से पहले डिस्चार्ज होता था और चार्ज फ्रेम हो जाता था, उसके बाद उसका एक्विटल होता था, तो सेम चीजें हैं। प्रिंसिपल गवाह अगर हो गया और कुछ नहीं मिला तो एक्विट हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, और इस तरह के मामले को छोड़कर बाकी जगह उसको डिस्चार्ज माना जाएगा। क्लियर? रिलीज कर दिया जाएगा उसको। हाँ, नेक्स्ट आ जाइए। विदाउट, तो अब कुछ तब प्रोसीडिंग्स में कहीं कुछ दम नहीं लगा, तब तो स्टॉप कर रहा है। कुछ इस तरह का कोई मामला, समन केस है ना? हाँ हाँ हाँ, नीचे लिखा हुआ है, वो नीचे है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा, विटनेस हो गया तो एक्विटल हो गया, कहीं कुछ नजर नहीं आया, एक्विटल हो गया, ठीक है ना। विटनेस अभी हुआ ही नहीं, उससे पहले ही स्टॉपेज हो गया, यार कुछ नहीं, बेकार का तुम परेशान करने के लिए आ गए हो, ठीक है ना, जाओ डिस्चार्ज। ठीक है, हाँ हाँ। अब लास्ट सेक्शन आइए, लास्ट सेक्शन 259, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस। बहुत अच्छा सेक्शन है यह भी। यह कोर्ट का पावर है कि किसी भी समय में अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि यह समन मामला नहीं है, समन ट्रायल तो शुरू किया था लेकिन बाद में लगा कि नहीं, यह थोड़ा गंभीर मामला है, इसका ट्रायल वारंट के हिसाब से होना चाहिए, तो केस को कन्वर्ट कर देगा वारंट ट्रायल में। यही बात बता रहा है आपको सेक्शन 259। सुनिए, पढ़ देते हैं। When in the course of the trial of a summon case relating to an offense punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, अब ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऐसा कोई अपराध समन ट्रायल में चल रहा है, समन ट्रायल में क्या होता है, 2 साल से नीचे का पनिशमेंट का प्रोविजन है। समन ट्रायल शुरू कर दिया कोर्ट, और कोर्ट को ऐसा लगा कि इस ऑफेंस, जो ये जो ऑफेंस करके आया है, इस ऑफेंस में अपराधी को, एक्यूज्ड को 6 महीने से ज्यादा का सजा मिलेगा। ऐसा कोई बात बना है जिसमें कि क्या है, 6 महीने से ज्यादा का सजा उसको मिल सकता है। इट अपियर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और कोर्ट को लगेगा कि न्याय के लिए क्या जरूरी है,
द ऑफेंस शुड बी ट्राइड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केस। हम इस मामले को वारंट केस की तरह ट्रायल लेंगे। वारंट केस का ट्रायल कैसे होता है पढ़े ही हैं आप लोग। इस समन ट्रायल बहुत इजीली हैंडल होता है, इसमें कहीं कुछ नहीं है लाग लपेट, पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया। लेकिन वारंट ट्रायल बड़ा एकदम प्रोसीजर के साथ होता है। विटनेस आया, गवाही हुआ, क्रॉस किए, फिर वो खड़ा हुआ, फिर वो खड़ा हुआ, तो एक बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है वो, और ये बहुत एकदम स्मूथली चल जाता है, निकल जाता है। तो अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि इसका ट्रायल हमको वारंट के हिसाब से लेना है, सच मजिस्ट्रेट में प्रोसीड टू रीहियर द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ द ट्रायल ऑफ वारंट केस। तो वह क्या कह सकता है, कहता है कि फिर से इसको हम रीहियरिंग करेंगे, इसको अब वारंट ट्रायल की तरह हम लेंगे। एंड मे रिकॉल एनी विटनेस हु मे हैव बीन एग्जामिन, और उसके बाद फिर से क्या कर सकता है, विटनेस को बुला के एग्जामिन करवा सकता है वो। ऐसा कोई अपराध जिसमें कि 6 महीने से ज्यादा का सजा का प्रावधान है, और न्याय के लिए जरूरी होगा कि हम इसको ट्रायल जो है वारंट की तरह ट्रायल लें, तो यह मजिस्ट्रेट कर सकता है, मजिस्ट्रेट का अधिकार है। सेक्शन 259 कह रहा है ये आपका। क्लियर?